नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 70 तक के प्रश्नों को, जो कि उपचारात्मक परीक्षा के अंतर्गत ही आता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है वो क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 में m पद हैं, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ प्रथम पद हम देख सकते हैं, प्रश्न अनुसार प्रथम पद आपको कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इसको हम a बराबर 2 बोल सकते हैं। द्वितीय पद b है, तो b बराबर हम क्या बोल सकते हैं, 6। सर्वांतर हम निकाल लेंगे यहाँ से। सर्वांतर d बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, b माइनस a होता है, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो d का वैल्यू हम निकाल लेंगे, b की जगह रख देंगे 6 और a की जगह रख देंगे 2, तो हमको d मिल जाएगा 6 माइनस 2 मतलब 4। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, इसमें टोटल कितने पद हैं, m पद हैं। तो पदों की संख्या जो है क्या हो जाएगा, यहाँ m हो जाएगा पदों की संख्या बराबर m। अब यहाँ पर आपको अंतिम पद ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो अंतिम पद, ये जो पदों की संख्या, इसमें m पद हैं, तो इसमें जो अंतिम पद का सूत्र होता है वो लिखेंगे। क्या होता है अंतिम पद का सूत्र, उसको लिखते हैं। अब श्रेणी का अंतिम पद, तो जो अंतिम पद का सूत्र होता है, अंतिम पद को हम L से प्रदर्शित करते हैं लास्ट टर्म करके। तो L बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 होता है। चूंकि यहाँ m पद है तो यहाँ आ जाएगा m माइनस 1 d, ये फार्मूला हो जाएगा। तो L तो आपका L ही रहेगा, a जो कि प्रथम पद है, तो प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस m जैसे का तैसा, माइनस 1 भी जैसे का तैसा, और यहाँ d का वैल्यू यहाँ से रख देंगे कितना, 4। L इक्वल इस 4 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 रहेगा जैसे का तैसा, तो 4 का m से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4m, माइनस 1 का 4 से होगा तो 4 1 जा 4 और माइनस हो जाएगा। अब ये 2 प्लस में है, ये 4 माइनस में है, तो ये इसमें से घट जाएगा। तो आपको लास्ट टर्म या अंतिम पद का जो सूत्र या आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 4m प्लस में है तो ये जैसे का तैसा, और 2 में से 4 घट जाएगा तो ये हो जाएगा -2, और यही हो जाएगा हमारे अंतिम पद का मान। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है। इस प्रकार से 27, 24, 21, तो यहाँ पर फिर से हम वही काम करेंगे। पहला पद को हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि कितना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 62 को हम हल करेंगे, तो 62 में यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्रथम पद। तो प्रथम पद a बराबर प्रश्न में जितना बताया गया है, तो प्रश्न में कितना बताया गया है, 27, 24, तो ये प्रथम पद है। ये द्वितीय पद, तो उसको लिखते हैं। प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा, 27। उसी प्रकार से द्वितीय पद b बराबर कितना हो जाएगा, 24। इसके बाद हम निकाल लेंगे सर्वांतर। तो सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब b माइनस a फार्मूला होता है। तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह रख देंगे 24 और a की जगह रख देंगे 27। अब यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा ये है तो इसका चिन्ह रहेगा, मतलब माइनस 27 में से 24 घटेगा तो आपको मिल जाएगा 3। तो ये मिला हमको सर्वांतर। और जब सर्वांतर मिल जाएगा तो इसके बाद हमको क्या देखना है, प्रश्न में क्या बोला गया है। तो प्रश्न में हम देख सकते हैं, प्रश्न में बोला जा रहा है कि कौन सा पद शून्य है। तो मान लेंगे कि इसका nवां पद जो है शून्य है, तो उसको लिखेंगे। माना कि श्रेणी का nवां पद शून्य है,
अब यदि nवां पद को हम शून्य मान लेते हैं तब श्रेणी का nवां पद, तो श्रेणी के जो nवां पद का सूत्र है वो क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये सूत्र होता है nवां पद का। तो यहाँ पर Tn तो जैसे का तैसा रहेगा, a की जगह कितना हो जाएगा 27 प्लस n माइनस 1 जो है जैसे का तैसा, और d की जगह यहाँ रख देंगे -3, तो ये हो जाएगा -3। इसके बाद ये Tn तो जैसे का तैसा, 27 जैसे का तैसा, इस -3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 का n से करने पर ये हो जाएगा -3n, और -3 का -1 से करेंगे तो ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस, और 3 1 जा 3। अब Tn रहेगा जैसे का तैसा, ये 27 और ये 3 जो है जुड़ जाएगा, तो 27 और 3 हो जाएगा 30 माइनस में 3n। अब देखिए ये बोला गया है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम यहाँ पर हमने माना कि nवां पद शून्य है, तो यहाँ पर अब Tn की जगह क्या लिख देंगे, शून्य लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार Tn इक्वल क्या हो जाएगा 0, तब यहाँ पर हम Tn की जगह क्या रख देंगे, शून्य, बराबर में हो जाएगा 30 माइनस 3n। इस -3n को कर देंगे इधर पक्षांतर, तो ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n इक्वल 30। अब इस 3 को हम कर देंगे इधर फिर पक्षांतर, तो यहाँ बचेगा n, ये हो जाएगा 30, और ये 3 पक्षांतर होने पर जाएगा नीचे, तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा 3 एकम 3 और 3 दहम 30, तो n बराबर मिल जाएगा 10। तो लास्ट में लिखेंगे अतः श्रेणी का 10वां पद शून्य होगा। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है ये देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 63 है वो क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 9 12 15 के 10 पदों के योगफल ज्ञात कीजिए। अब ये समांतर श्रेणी आपको दिया गया है, 9 है 12 है 15, तो ये 9 प्रथम पद, ये द्वितीय पद, उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 63 है, यहाँ प्रथम पद जो प्रथम पद होगा a बराबर कितना हो जाएगा, प्रश्न में कितना दिया गया है 9 दिया गया है, तो प्रथम पद a बराबर 9 हो जाएगा। फिर द्वितीय पद b बराबर प्रश्न में कितना दिया गया है 12 दिया गया है, तो ये b बराबर 12 हो जाएगा। a बराबर 9, b बराबर हो जाएगा 12। इसके बाद हम निकालेंगे सर्वांतर, तो सर्वांतर आपका क्या हो जाएगा d, सर्वांतर d का जो सूत्र होता है वो क्या होता है b माइनस a, तो d बराबर b की जगह रख देंगे 12 माइनस a की जगह रख देंगे कितना 9, तो d बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 12 में से 9 घटा दोगे तो ये मिल जाएगा 3। अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है ये देखते हैं। तो प्रश्न में समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। कितने पदों का, 10 पदों का, और क्या ज्ञात करना है हमको, योगफल। तो 10 पदों के योगफल का सूत्र, तो यहाँ पर सबसे पहले जब 10 पद बोला गया है तो उसको लिखेंगे यहाँ n बराबर, n मतलब क्या है पदों की संख्या, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में पदों की संख्या। अब 10 पदों के योगफल का सूत्र, श्रेणी के 10 पदों का योगफल, तो श्रेणी के 10 पदों के जो योगफल का सूत्र है वो क्या है, S10 इक्वल फार्मूला होता है,
तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, या फार्मूला लिख सकते हैं एस एन। चूँकि हमने यहाँ पर 10 पदों का योगफल लिख दिया है, इसलिए इसे डायरेक्ट एस 10 इक्वल 10/2, और ये हो जाएगा a प्लस 10-1 d, ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर S10 जा सकता है सर 10/2, मतलब ये हो जाएगा 2 एकम और 2 पंचे कट जाएगा। अब यहाँ a की जगह कितना रख देंगे हम, 9 रख देंगे, प्लस 10 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 9, और d की जगह आपको वैल्यू रख देंगे 3। इसके बाद ये S10 जा सकता सा 5 जा सकता सा 9 भी जा सकता सा, और ये 9 तिया कितना हो जाएगा 27। S10 इक्वल 5, और ये 27 और 9 हो जाएगा कितना 36। S10 इक्वल 5 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 छक्के हो जाएगा 30, 30 की हम लिखेंगे शून्य, हासिल आ जाएगा 3, 5 तिया 15, और हासिल 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल जो है वो हो जाएगा 180, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है वो क्या कह रहा है, 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है, तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेगी। तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए हमको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखिए 29 पुस्तकों का मूल्य, उसको मान लेते हैं किस रूप में, माना कि 2214 रुपये में एक्स किताबें या पुस्तकें मिलेगी, एक्स पुस्तकें प्राप्त होगी। तब तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट लिखा है कि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है। उसको लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है कि 29 पुस्तकों का मूल्य, 29 पुस्तकों का मूल्य बराबर में कितना है 783। प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है 783 रुपये है। तो यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 है, तब 1 रुपये में पुस्तकों की संख्या 1 रुपये में पुस्तकों की संख्या कितना हो जाएगा 29/783। इस 783 को सीधा सीधा इधर हम क्या कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये चला जाएगा नीचे, और इधर कितना बचेगा केवल 1, अर्थात 1 रुपये में पुस्तकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी 29/783। अब 2214 रुपये आपको दिया गया है, 2214 रुपये में कितनी किताबें या पुस्तकें मिलेगी। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2214 रुपये में पुस्तकों की संख्या कितना हो जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इधर हमने 2214 से गुणा किया तो इधर भी 2214 से ही गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 29/783, गुणा में हो जाएगा 2214। अब ऐसा करने के बाद ये जो है हम काट सकते हैं इसको, 29 से कम 29, 29 दूनी हो जाएगा 58। अब यहाँ 29 दूनी 58 हुआ तो बचा 20, ये हो जाएगा 203। और 29 के टेबल में 203 जो है कितने बार में आता है, तो ये आ जाएगा 7 बार में, 29 सत्ते हो जाएगा 203। और
ये जो 27 है इससे फिर इसको हम काट देंगे, तो ये कटेगा आपका कितने बार में, 9 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, बचा यहाँ 4, ये हो जाएगा 41, 9 चौक 36, बचा यहाँ 5, ये हो जाएगा 54, 9 छक्के 54, और फिर इसको 3 से काट देंगे, तो 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, तो ये जो 82 है यही हो जाएगा हमारा आंसर। अतः करके लिख सकते हैं कि 2214 रुपये में 82 पुस्तकें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। तो देखिए 2 अंकों वाली कितनी संख्या बोला जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम 2 अंकों वाली संख्या देखेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 अंकों वाली संख्या के बारे में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या तो हम जानते हैं कि 2 अंकों वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या होता है, 10 होता है। उसके बाद क्रमशः 2 अंकों की जो संख्याएं हैं वो बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली संख्या जो है 10, 11, 12 इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो 2 अंकों वाली संख्या जो है कहाँ तक जाएगा, लास्ट हो जाएगा 99 तक। लेकिन 5 से जब विभाज्य वाली बात आएगी तब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। संख्या है जिसमें से 5 से विभाज्य संख्याएं, अब 5 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी, सबसे पहले तो 10 हो जाएगा। तो उसको लिखेंगे 5 से विभाज्य संख्या निम्न होगी। तो कौन कौन सा विभाज्य हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा 10, 10 के बाद कौन विभाज्य होगा, 15, उसके बाद 20। तो अंतिम जो 5 से विभाज्य संख्याएं होगी वो क्या हो जाएगा, 95, जो कि 2 अंकों का है। तो अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कितनी, प्रश्न में पूछा गया है कितनी संख्याएं। अब हमको ये कितनी को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये जो हमको प्राप्त हुआ 10, 15, 20 ये है हमारा समांतर श्रेणी है। तो इसका यूज करेंगे तो हम सीधा सीधा देखेंगे यहाँ प्रथम पद। तो प्रथम पद आपका a बराबर कितना हो जाएगा 10, द्वितीय पद b बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ 15 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे सर्वांतर। तो सर्वांतर d जो सूत्र होता है वो क्या होता है, b माइनस a होता है। तो b की जगह यहाँ रख देंगे हम 15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस a की जगह रख देंगे 10। तो हमको d का मान मिल जाएगा कितना, 5 मिल जाएगा। ये तो हुआ सर्वांतर। अब यहाँ देखेंगे कि 95 जो है अंतिम पद है। तो लिखेंगे यहाँ अंतिम पद L बराबर कितना है 95। तब पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पदों की संख्या मान लेते हैं कि पदों की संख्या क्या है, n है, यहाँ लिखते हैं। तब माना पदों की संख्या n है। अब यदि हम पदों की संख्या n मान लेते हैं तब nवा या nवा पद का हमारा जो सूत्र होता है पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए वो क्या होता है, L बराबर
a प्लस n माइनस 1 d, ये सूत्र होता है। अब यहाँ l जो है वो कितना है 95, तो इसकी जगह हम रख देंगे 95 इक्वल a जो है प्रथम पद है जो कि कितना है यहाँ 10 प्लस n तो हमको ज्ञात करना है, तो ये रहेगा जैसे का तैसा, माइनस 1 भी जैसे का तैसा, और d की जगह हमको कितना रखना है 5 रख देना है, ये रख देंगे 95 जैसे का तैसा इक्वल जैसे का तैसा 10 जैसे का तैसा। इस 5 से हम कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, तो 5 का n से करेंगे तो यह हो जाएगा 5n, और फिर 5 का -1 से करेंगे तो 5 बन जा 5 हो जाएगा 95 जैसे का तैसा। अब ये 10 में से ये 5 घट जाएगा, तो इधर आपका क्या बचा 5n, और 10 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा क्या +5। इस 5 को कर देंगे इधर 75, तो ये जो 5 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 5n। अब 95 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 90, बराबर में हो जाएगा 5n। हमको तो n चाहिए, तो इस 5 को कर देंगे इधर 75, तो ये हो जाएगा 90/5 बराबर में n। और जब इसको हम भाग देंगे तो 5 एकम 5, ये भी 5 एकम 5, बचा यहाँ कितना 4, ये हो जाएगा इस शून्य के साथ मिलके 40, तो 5 अट्ठे हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से n का जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 18, और यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। देखो इस टाइप के जो प्रश्न हैं 66 से लेके 70 तक के, इनमें से प्रश्न आपके एग्जाम में पर्टिकुलरली 4 नंबर का आना ही होता है। इसलिए इस टाइप के प्रश्नों को विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा। बहुत ही कम और लिमिट क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग लेना है। तो सबसे पहले तो हम विषम संख्या जानते हैं, तो विषम संख्या का जो सूत्र होता है उसी के आधार पर काम बढ़ेगा, तो हम उसको लेकर के चलते हैं। क्या बोला जा रहा है विषम संख्या, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि विषम संख्या, तो जो विषम संख्या होता है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है 2n + 1। 2n + 1 ये फार्मूला होता है किसका विषम संख्या का। विषम संख्या 2n + 1 है, तब हमको 3 क्रमागत विषम संख्या बोला गया है, तो हम ले लेते हैं तब माना कि 3 क्रमागत विषम संख्या, 3 क्रमागत जो विषम संख्या है उसको हम कुछ भी ले सकते हैं इसी रूप में ही। हम जानते हैं कि हर विषम संख्या में 2-2 का अंतर होता है, तो क्रमागत विषम 3 क्रमागत विषम संख्या 2n + 1, 2n + 3, 2n + 5 है। तब अब हमको प्रश्न में क्या बोला गया है योग, तो इसको तब प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है इनका योग बोला जा रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ लिख सकते हैं इन विषम संख्याओं का योग। तो इन 3 विषम संख्याओं का योग, हम तीनों विषम संख्या को क्या कर देंगे जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा पहली विषम संख्या आपका क्या है 2n + 1 है, दूसरा विषम संख्या क्या है 2n + 3 है, और तीसरी विषम संख्या क्या है 2n + 5 है। अब हम यदि इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये 2n और ये भी 2n, कितना हो जाएगा 2, 4 और ये 6, तो ये 6n हो गया, प्लस 1 और 3 4, 4 और 5 क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ ये जो 6n आया, यहाँ क्या आया 6
n जो आया, तो चूंकि यहाँ n के साथ में 6 है, इसका मतलब ये 6 से क्या हो जाएगा, गुणज में है, मतलब ये जो संख्या आएगा वो क्या होगा, 6 से गुणज होगा। दूसरा तरीका क्या होता है, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक बार माइनस और एक बार प्लस लेकर के, या हमारे ये जो यहाँ लिख देते हैं, देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चूंकि यहाँ 6n आया, चूंकि यहाँ n का गुणज 6 है, अतः ये संख्या 6 का गुणज है, यह होगी। बस काम खत्म। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, ये देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या हम जानते हैं कि क्या होता है, उसको लिखेंगे। हम जानते हैं कि विषम संख्या हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2n + 1 होता है। तब इसका वर्ग, यदि हम विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो विषम संख्या का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, 2n + 1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा a + b का वर्ग के रूप में। तो a का वर्ग मतलब 2n का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस 2ab होता है, तो 2 और a की जगह हो जाएगा 2n और b की जगह हो जाएगा 1। तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4n² + 1 + 4n। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 4n² + 4n + 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 4, 4, 8 और 1, 9 जो कि विषम संख्या है। तो इसको हम उसी रूप में लिख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। आप चाहें तो यहाँ पर n की जगह कोई भी संख्या रख करके देख सकते हैं। यहाँ यदि n बराबर का ले लिया जाए, 1, 2, 3 कुछ भी ऐसा ले लें, तो उसका वर्ग करके देखेंगे। तो n बराबर 1 पर यदि हम यहाँ पर n रख दें, n की जगह 1, तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर मतलब 4 × 1² + 4 × 1 + 1। तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 4, 1 जा 4, तो 4 + 4 + 1 इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, 9। अब n बराबर 1 मतलब क्या है, ये पहली जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो आपको जो संख्या मिलेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी रखेंगे पड़ेगा ना, 2 × 1 + 1 इसका स्क्वायर। अब 2 × 1 मतलब 2 + 1 इसका स्क्वायर, और 2 + 1 मतलब क्या हुआ, 3। तो 3 का स्क्वायर आपको क्या मिल गया, 9। इस प्रकार से आप n की जगह कोई भी संख्या रखेंगे तो भी आपको वर्ग जो है मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है। क्या बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। तो देखिए अभी हमने जो इधर देखा 3 क्रमागत वाला, तो 3 क्रमागत की जगह आपको कितना लेना होगा, 2 क्रमागत लेना होगा। और जब हम 2 क्रमागत संख्या लेंगे, अब तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, आपको काम सेम करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 2n, यहाँ भी 2n, कितना हो जाएगा आपका 4n हो जाएगा, और ये 1 और 3 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर n के साथ में गुणा में कितना है, 4 है। अतः दो विषम संख्याओं का योग हमेशा 4 का गुणज होगा। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
इसके बाद तो बस इसको इसी रूप में रखना है कि n का गुणज यदि 4 है, इसका मतलब कि जब दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो वो 4 का गुणज होता है। इसके बाद हम सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। तो ये जो 68 था इसको हम बना लेते हैं 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है, जहाँ k एक पूर्णांक है। तो हम k पूर्णांक है और इसको विषम सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, k = 1 2 3 4 रखने पर, मतलब हम k की जगह कुछ भी रखें तो हमको विषम संख्या मिलना चाहिए। यदि विषम संख्या मिला मतलब ये जो है क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। तो k = 1 रखने पर, जब k बराबर यहाँ 1 रखा जाए तो क्या मिलेगा, 2 × 1 + 7, मतलब ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 7, इसका मतलब ये 2 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, जो कि क्या है, विषम है, जो कि विषम पूर्णांक है। अब ये विषम पूर्णांक है, हमने लिख दिया। इसके बाद फिर से हम देखेंगे k बराबर, यदि हम 2 रख दें तो k बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 जैसे का तैसा, और k की जगह क्या रख देंगे 2, तो 2 दूनी 4, और प्लस में कितना हो जाएगा 7, तो ये 2 दूनी 4 + 7, ये हो जाएगा कितना 11। अब जो कि क्या है, विषम पूर्णांक है, तो आपको सेम लिखना है। k बराबर इसी प्रकार से हम 3 रखेंगे, तो k बराबर 3 पर क्या हो जाएगा, 2 जैसे का तैसा, k की जगह रख देंगे गुणा में 3 + 7, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 + 7, 6 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, जो कि क्या है, एक विषम पूर्णांक ही है। इस प्रकार से k बराबर 4 पर, तो यहाँ 2 जैसे का तैसा रहेगा, k की जगह रख देंगे 4 + 7, तो 2 चौक ये हो जाएगा 8 + 7, तो 8 और 7 हो जाएगा 15, और जो कि विषम पूर्णांक है। तो हम लास्ट में लिखेंगे, अतः 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। बस ख़त्म, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। सिद्ध कीजिए कि एक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। अब देखिए, सम संख्या का वर्ग सम संख्या, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो सम संख्या, तो सीधा सीधा हम जानते हैं कि सम संख्या क्या होता है, 2n है, जहाँ n बराबर क्या होता है 1 2 3 4, कुछ भी रखेंगे तो ये सब सम संख्या ही मिलेगा। तब n बराबर 1 पर, यदि हम n बराबर 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 का 2n², तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 और इसका स्क्वायर, आप 2 का वर्ग बराबर 4 लिख सकते हो। n बराबर यदि हम 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, 2n² बराबर क्या हो जाएगा, 2 जैसे का तैसा, और यहाँ n की जगह हमको क्या रख देना है 2, तो यह हो जाएगा 2 × 2 इसका वर्ग, तो 2 दूनी 4, और यह हो जाएगा 4 का वर्ग, मतलब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यदि हम n बराबर क्या लें, 3 लें, तो n बराबर 3 पर क्या हो जाएगा, 2n² बराबर हो जाएगा 2 × 3 का वर्ग, और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा क्या 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा 6 × 6 = 36, तो ये भी क्या है, जो कि सम है, सम पूर्णांक है या सम संख्या है कहें, ये भी जो है सम संख्या है, और ये भी क्या है, सम संख्या है। अतः लास्ट में लिख सकते हैं,
अतः सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होता है। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।